Hello everyone. So it is our first class of preamble. ये हमारा पहला क्लास होगा प्रियम्बल का। अब समझते प्रियम्बल को डिटेलिंग करते हैं क्योंकि पीटी मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो प्रियम्बल को डिटेल में समझते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता रखा है कि इसका इम्पोर्टेंस पीरी के लिए भी है और मेंस के लिए भी है। ओके, सो इसको हम बेसिक से पढ़ेंगे विथ हायर लेवल तक। तो सबसे पहले हम प्रियम्बल का कुछ बैकग्राउंड समझते हैं। आखिर प्रियम्बल क्या है, कैसे आया, क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ओके, सो आप 13 दिसंबर 1946, आपको ये डेट पता होगा। ये इम्पोर्टेंट डेट है प्रियम्बल का नींव रखने के लिए। ये इम्पोर्टेंट डेट है। क्यों? क्योंकि इस दिन 13 दिसंबर 1946 के दिन हमारे हमारे जवाहरलाल नेहरू ने एक रिजोल्यूशन लाया था। एक रिजोल्यूशन लाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। रिजोल्यूशन क्या नाम था? क्या नाम था रिजोल्यूशन का? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। उसका नाम था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ये जो चलकर यही आगे चलकर प्रियम्बल का फॉर्म ले लिया। यही आगे चलकर प्रियम्बल बन गया। बैकग्राउंड दिया प्रियम्बल का। जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो लाया था जवाहरलाल नेहरू ने, इसी आधार पर आगे प्रियम्बल में कन्वर्ट हुआ। प्रियम्बल के लिए बेस बना, एक प्लेटफॉर्म सेट किया प्रियम्बल के लिए। सो मैंने अभी बोला ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या होता है? क्या होता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन? लुक, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का सिंपल सा मतलब है कि ये डिफाइन किया, कि क्या एम होगा, क्या प्रिंसिपल होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने लाया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाले हैं उसका क्या एम होगा, क्या प्रिंसिपल होगा, किस तरह बनाया जाएगा। एक स्ट्रक्चर इसमें दिया गया, एक ढांचा दिया गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, क्या क्या डालना है, क्या ऐड करना है। सो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या बताया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आइडिया क्या होंगे। तो इसी आधार पर यही आगे चलकर जो एक प्रियम्बल का रूप लिया, जिसे अडॉप्ट कर लिया गया। कब अडॉप्ट किया गया? 22 जनवरी 1947। जिसको लाया गया था कब? 1946, 13 दिसंबर 1946 को लाया था जवाहरलाल नेहरू ने कि प्रियम्बल का आइडिया, ऑब्जेक्टिव, नेचर कैसा होगा, जिसमें इसमें डिफाइन किया गया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में। जिसको एज ए प्रियम्बल नहीं, जिसे एक्सेप्ट किया गया, जो रिजोल्यूशन लाया गया था दिसंबर में लाया गया था, जनवरी में अडॉप्ट किया गया, तो उसको एक्सेप्ट किया गया 22 जनवरी 1947। जो आगे चलकर क्या बन गया? प्रियम्बल। जो आगे चलकर प्रियम्बल बना, प्रियम्बल का फाउंडेशन क्रिएट किया। तो हमने समझा कि प्रियम्बल आया कहाँ से है। तो इन शॉर्ट समझते हैं कि 13 दिसंबर को 1946, 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया था जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, उसे 22 जनवरी को 1947 को एक्सेप्ट किया गया, रिजोल्यूशन एक्सेप्ट किया गया। जो आगे चलकर एक फाउंडेशन क्रिएट किया प्रियम्बल का। अभी समझ में आया कि प्रियम्बल का बैकग्राउंड क्या है, किस प्रियम्बल को लाया गया, क्या ओरिजिन रहा प्रियम्बल का। इतना समझ में आया? ठीक। अब आगे कुछ समझते हैं। लुक, प्रियम्बल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर बताता है, आइडिया बताता है, ऑब्जेक्टिव बताता है। ओके, प्रियम्बल का प्रोफाइल बताता है।
ठीक, समझते हैं कैसे नेचर बता रहा है, कैसे ऑब्जेक्टिव बता रहा है, सब समझेंगे। अभी प्रियम्बल क्या करता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नेचर क्या होगा, किस आइडिया पर काम करेगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसका प्रोफाइल क्या होगा, सब क्वेश्चन लगभग एक ही है, इसको बता रहा है। सो सबसे पहले एक काम करते, प्रियम्बल का डिफिनेशन क्या बनेगा यहाँ पर। सबसे पहले एक प्रियम्बल का डिफिनेशन क्रिएट करते हैं खुद से। जैसे मैंने बोला कि नेचर बता रहा है, आइडिया बता रहा है, ऑब्जेक्टिव वगैरह प्रोफाइल बताता है। तो डिफिनेशन क्या बन सकता है प्रियम्बल का। प्रियम्बल का डिफिनेशन बन सकता है, इट इज ए इट इज इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। इट इज ए इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, ओके, ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन that outline the purpose, principle, philosophy, idea, nature of the constitution। ठीक है, मैंने क्या बोला, हमने डिफिनेशन क्या क्रिएट की है कि यह एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। मतलब ये एक तरह से इंडेक्स है। इंडेक्स मतलब जैसे आप बुक का देखते हो, बुक का पहला पेज जिसमें लिखा रहता है कि पहला चैप्टर में ये कंटेंट है, दूसरे चैप्टर में ये कंटेंट है, उसी तरह जिसको इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट बोलते हैं। एक स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो बताता है, डिफाइन करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या पर्पज होगा, क्या आउटलाइन होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या आइडिया होगा, क्या फिलॉसफी होगा, ये बता रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो बेसिक डेफिनेशन है, आप खुद क्रिएट कर सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ structure of the constitution, give the structure of the constitution. Preamble gives the idea of the constitution. It is a pathfinder of the constitution। ओके, ये कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई डिफिनेशन या डिफिनेशन क्रिएट कर सकते हो। ठीक, इतना समझ में आया आपको। ओके, जैसे देखा जाए, जैसे एक हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के एक मेंबर थे, उनका नाम था अलादी सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कृष्ण स्वामी अय्यर। ओके, इन्होंने क्या कहा था प्रियम्बल के बारे में। इन्होंने कहा था प्रियम्बल इज आवर, प्रियम्बल मैं लिखूंगा नहीं, आगे आपको नोट्स प्रोवाइड किया हूं, मैं बता रहा हूं बस। प्रियम्बल प्रियम्बल सॉरी, मैं क्या बोल रहा था अभी। हाँ हाँ, प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम सो लॉन्ग। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, इस सब मैंने नोट्स दे रखा है आपको, पीडीएफ मिल जाएगा, जब चैप्टर कंप्लीट हो पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ देखो, इन द वर्ड ऑफ अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम सो लॉन्ग। प्रियम्बल बता रहा है कि हमने क्या सोच रखा है, हमारा सोच क्या है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। कॉन्स्टिट्यूशन जो हम बना रहे हैं उसमें हमारा सोच को दिखा रहा है, या जो हमारा फ्यूचर को लेकर के, फ्यूचर में कैसा कंट्री होगा, कैसे कंट्री को डेवलप करना है, उसको बता रहा है। प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस कर रहा है, क्या हमने सोचा है और क्या हमने सपने सजाए हैं, मतलब कि हमने क्या देखा है फ्यूचर में, कंट्री को लेकर कैसा कंट्री होगा हमारा, क्या होगा। तो प्रियम्बल बता रहा है हमारे थॉट को और ड्रीम को। ओके, फिर एक और देखते हैं आपको, बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, गोलकनाथ केस में क्या कहा है, गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, प्रियम्बल वाज कंसिडर्ड एज द कोर सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, आत्मा है। तो सब ने
डिफरेंट डिफरेंट केसेस आए हैं सुप्रीम कोर्ट में जिसमें प्रियम्बल को रीडिफाइन किया है, प्रियम्बल के इम्पोर्टेंस को बताया। हम आगे केस स्टडी करेंगे, आगे सभी केस देखेंगे कौन से केस में ओरिजिन हुआ, कौन कौन से केस आए, प्रियम्बल को और स्ट्रॉन्ग बनाते गया। तो बहुत सारे फेमस हिस्टोरियन थे जिन्होंने भी प्रियम्बल पर कमेंट किया है। सो यहाँ पे देखें प्रियम्बल डेफिनेशन देखें, बैकग्राउंड देखें अपना क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को क्या क्या इंपॉर्टेंस दिया है उसको देखें। अब थोड़ा बेसिक समझते हैं, कुछ क्वेश्चन पहले सोचते हैं कि क्या प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं है, पार्ट है या नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले कुछ केस देखते हैं। अभी जैसे मैंने जिक्र किया कुछ केस स्टडी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का केस वैल्यूएबल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज लास्ट authority to describe the constitution. So supreme court decision is valid to entire country. So कुछ कुछ केस देखते हैं कौन से केस में क्या रिजल्ट आए हैं। जैसे आप यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ, नोट्स दे रखा हूँ। ओके, सबसे पहले एक 1960 में केस आया था, बेरुवारी केस, सुप्रीम कोर्ट में हुआ था केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि प्रीएम्बल इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई किया कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ये तो जस्ट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था जिसे जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था, इसे एक्सेप्ट कर लिया गया था, पार्ट नहीं माना जा सकता है। अब यह भी क्वेश्चन बनेगा आपके दिमाग में कि आखिर इस पर इतना डिबेट क्यों हो रहा है कि पार्ट है या नहीं है, क्या फर्क पड़ जाएगा पार्ट अगर नहीं होगा या होगा। तो इसको आगे देखेंगे कि क्या फर्क पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन का अगर पार्ट इसको बना दिया जाए तो क्या उसे बदल जाएगा, या पार्ट ना हो तो उससे क्या बदल जाएगा, इसको आगे देखेंगे। अभी समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया कि पार्ट है या नहीं। तो पहले तो बेरुवारी केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट बोला कि प्रियम्बल इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, फिर उसके बाद केस आया गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस 1973, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले आया कि नहीं था, लेकिन बाद में अपने आप को ठीक करते हुए जो नेक्स्ट जजेस थे, बेंच ऑफ जज था, उन्होंने बोला कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने बोला कि यह पार्ट होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना जाएगा। फिर देखते हैं गोलकनाथ केस में भी प्रियम्बल इज द कोर ऑफ द कोर सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का कोर सोल है, आत्मा है, बिना इसके शरीर रहता नहीं है। उसी तरह बिना इसके कॉन्स्टिट्यूशन का कोई वजूद नहीं है। ठीक, फिर देखते हैं बोमाई वर्सेस यूनियन, ये भी केस हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें भी बोला है। एक दो केस थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई किया, वो भी स्टार्टिंग के केस, जैसे एक फेमस केस था बेरूबारी, जिसमें बोला कि नहीं है। उसके बाद जितने भी केस आते गए उसमें बोला गया कि यस है। गोलकनाथ केस में, केशवानंद भारती केस तो टर्निंग पॉइंट था कॉन्स्टिट्यूशन का। फंडामेंटल राइट जब पढ़ेंगे ना तो इसको केस को डिटेलिंग करेंगे, केशवानंद भारती केस क्या होता है, आखिर इसका टर्निंग पॉइंट इसको क्यों बोला गया है। ओके, तो इतना तो समझ में आ गया। जैसे मेरा क्वेश्चन था हमारा कि पार्ट है कि नहीं, यस पार्ट है, पार्ट है, इतना प्रूफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट बोल दिया पार्ट है तो है, बात खत्म। सेकेंड क्वेश्चन, अगर पार्ट है तो क्या फायदा है, क्या फायदा हुआ हमने पार्ट बना दिया, नहीं रहता तो क्या हो जाता है। तो पार्ट है इसका मतलब है कि आप उसमें अमेंडमेंट कर सकते हो, पार्ट है इसका मतलब है कि आप उसमें अमेंडमेंट कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड पर, पार्लियामेंट के थ्रू। उसका वैलिडिटी बढ़ गया, उसको वैलिडिटी बढ़ गया। जैसे आप सुनते होगे कि ये बॉडी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये बॉडी जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सेम वैसे प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशनल हो जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो जा रहा है, तो उसको बदलने के लिए आपको बिल लाना पड़ेगा, उसमें कुछ चेंजेस करना है, बिल लाना पड़ेगा। नहीं तो अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कोई नहीं होता तो उसको बाहर से बाहर उसको अमेंड कर सकते थे, उसको चेंज कर सकते थे, वर्ड को इधर उधर कर सकते थे।
तो सबसे बड़ा फायदा यही हो गया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो उसको यूं ही हटा नहीं सकते हैं, उसके लिए प्रॉपर बिल लाना पड़ेगा, पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, तभी आएगा हटेगा। उसका वैलिडिटी बढ़ गया, वो स्ट्रांग हो गया। ओके, अब समझ में आया कि पार्ट होने ना होने से क्या फर्क पड़ा। सो एक आपको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, ये मुझे पता है, जो पुराने स्टूडेंट होंगे, जो पहले से पढ़ रहे होंगे पॉलिटी सेल्फ स्टडी को, उनको पता होगा इसका क्या इंपॉर्टेंट है। इसको टर्निंग पॉइंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोल सकते हैं, इतना ज्यादा इसमें बदलाव हुआ। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, इसी अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से 3 वर्ड्स प्रियम्बल में जोड़े गए: सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, प्रियम्बल में जोड़े गए। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसको डिटेलिंग फिर करेंगे हम। इसको अच्छे से पूरा एक पूरा क्लास में लूंगा, जिसमें पूरा जितने भी अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं, उनको डिटेलिंग किया जाएगा। तो प्रियम्बल में 3 वर्ड बात जोड़ा गया, तो इससे 2 क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको। पीवाईक्यू क्वेश्चन आपने देखा होगा, तो उसमें पूछा होगा एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस अप्रोक्स 1950 द वर्ड मेंशन इन द प्रियम्बल, ये वर्ड दिया तो गलत हो गया क्योंकि इसको बाद में जोड़ा गया। या ओरिजिनली इन द प्रियम्बल द वर्ड मेंशन इज, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ये वर्ड दे दिया तो क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि बाद में ओरिजिनली नहीं था, इसको बाद में अमेंडमेंट द्वारा इसको ऐड किया गया। क्यों ऐड किया गया? क्योंकि जैसे हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है कि ये हमारे नेचर को बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को बताता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। कॉन्स्टिट्यूशन बताता है हमारा कंट्री का नेचर क्या होगा। यानी बेसिकली कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री को डिफाइन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री का आइडियल क्या होगा, फिलोसफी क्या होगा। सो हमने सोशलिज्म ऐड किया, सेकुलरिज्म ऐड किया, इंटीग्रिटी ऐड किया। हम क्या बताना चाह रहे हैं कि हम सबको लेकर चलेंगे, इक्वालिटी को फोकस करेंगे, हम सेकुलरिज्म को फोकस करेंगे, सभी रिलीजन को सेम वैल्यू देंगे। इसलिए ऐड किया गया, क्योंकि इस वर्ड की इंपॉर्टेंस बढ़ गया, क्योंकि हमने कहा है कि यह एक फिलोसफी बताता है, आइडिया बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कंट्री का, इसलिए ऐड किया गया। हालांकि ऐड नहीं था, फिर भी सिर्फ अंडरस्टूड था कि इंडिया सेकुलर है, लेकिन ऐड हो गया जिससे वैलिडिटी और बढ़ गया, स्ट्रांग हो गया वर्ड कि हाँ सेकुलर है। अब आपको सेकुलरिज्म में चेंज करना पड़ेगा, तो आपको अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, स्पेशल मेजोरिटी लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मान लो आपको चेंज करना, सेकुलरिज्म कोई बिल लाया गया, कोई बिल लाया गया जिसमें सेकुलरिज्म हार्म हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा नहीं, इनवैलिड। क्यों? क्योंकि आपके प्रियम्बल में बोला गया है कि इंडिया सेकुलर कंट्री है। अब प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी माना गया है, सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया है, तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अब प्रियम्बल का वर्ड है सेकुलरिज्म, इसको बदलने के लिए आपको अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, आप यूं ही नहीं बदल सकते क्योंकि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ओके, सो इसका बेसिक मतलब यही है। आगे कुछ और बेसिक चीज देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया नेचर, जैसे पूछा जाए नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, या जब कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाए, या ऐसे बोल सकते हैं स्टेट, स्टेट का नेचर, स्टेट मतलब कंट्री, यहाँ पे सेंस है, कंट्री का नेचर क्या है, या गवर्नमेंट का नेचर क्या होना चाहिए। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा कि नेचर क्या होगा? नेचर होगा कि हमारा जो होगा सोवरेन होगा, हमारा नेचर क्या होगा? सोवरेन होगा। ठीक, और क्या नेचर होगा, क्या स्वरूप होगा हमारा? सोशलिस्ट। ठीक, और क्या हो सकता है हमारा नेचर? सेकुलर और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक एंड अदर।
और सब भी है। सो हमारा नेचर क्या होगा, ये सब होगा। कहाँ से पता चला? जैसे हमने डिस्कस किया, कहाँ से पता? प्रियम्बल से। प्रियम्बल से कहाँ लिखा हुआ है? प्रियम्बल में यहाँ लिखा हुआ, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved the constitute India into हमने इंडिया को सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। आ गया आपका नेचर। कैसा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है? इंडिया को कैसे बनाना चाहते हैं? बनाएंगे, सोवरेन बनाएंगे, सोशलिस्ट बनाएंगे, सेकुलर बनाएंगे, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा। समझ में आ गया नेचर कैसे है? प्रियम्बल बता रहे हैं हमको नेचर। एक एक वर्ड पर हम एक एक वर्ड पर मेंस का क्वेश्चन बनता है। इसको आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में करेंगे। एक एक वर्ड, 5 वर्ड है इसमें, 5 वर्ड में 5 मेंस का क्वेश्चन बन गया। इसको डिटेलिंग करेंगे, लेकिन अभी क्या है समझते हैं। नेचर क्या है? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। कभी कभी किसी स्टेट पीसीएस में आपको डायरेक्ट सीक्वेंस पूछ देगा। सीक्वेंस पूछेगा कि पहले क्या आएगा, सोवरेन आएगा, सोशलिस्ट आएगा, सेकुलर आएगा। ठीक है, तो सीक्वेंस आपको याद करना है, इसको रट्टा मारना। मैंने पहले ही बोला है, इसको आपको रट्टा मारना है। इससे 2-3 क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में ऐसे ही निकल जाएगा। सो हमारा नेचर पता चला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या होगा, स्टेट कंट्री का नेचर क्या होगा, या गवर्नमेंट का नेचर क्या होना चाहिए। ठीक है, दूसरा समझते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का। ऑब्जेक्टिव मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया, ऑब्जेक्टिव, नेचर। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, या आइडियल। आइडियल क्या होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का? ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए। सो क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? कोई भी लॉ बना रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? कोई भी बिल लाते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जस्टिस, कि सभी को जस्टिस मिले, किसी से भेदभाव, किसी से हार्म ना हो। क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? इक्वालिटी, सभी को इक्वालिटी मिलना चाहिए। कोई भी पॉलिसी ला रहे हो आप, सभी को बराबर अधिकार दो, ये नहीं कि बस एक को फायदा दूसरे को लॉस। और क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? लिबर्टी। और क्या होना चाहिए ऑब्जेक्टिव? फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। फिर क्या होना चाहिए? इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ये सभी हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि कोई ऐसा फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल को हार्म ना हो, किसी इंडिविजुअल के सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म ना पहुंचे। नहीं इस टेम्पल में कि महिलाएं नहीं जाएगी, भाई उनके इंटीग्रिटी को हार्म हो रहा है, फिर लॉ लाएंगे। नहीं नहीं, साबरमती टेम्पल का एग्जाम्पल सुने होंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला कि महिलाओं को वेब से अधिकार है, इसको इक्वालिटी में भी ले सकते हैं, जस्टिस में भी ले सकते हैं। तो ये सब ऑब्जेक्टिव को फुलफिल होना चाहिए जो भी लॉ ला रहे हैं हम। बहुत सारे चैलेंजेस है अभी गवर्नमेंट के लॉ में, लेकिन ठीक है आगे समझेंगे। लेकिन अभी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। अब ऐसा कोई लॉ नहीं ला दे कि नेशन के इंटीग्रिटी को हार्म पहुंचे। समझे आप? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब है, कि नेचर आपको समझ में आ गया। अब आप बता सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है। इंडिया कैसा होना चाहिए? इंडिया सोवरेन होना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए। बता दिए। कोई भी लॉ लाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको लॉ लाना हो तो आपको किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको लॉ लाना है, किन किन बातों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। जो ऑब्जेक्टिव होगा उन्हीं का ध्यान रखना है ना। भाई जस्टिस मिलना चाहिए, किसी के साथ इक्वालिटी हार्म नहीं होना चाहिए उनका। लिबर्टी छीनना नहीं, जैसे कोई लॉ नहीं ला दे कि हाँ आज 9 बजे बाद सभी को सो जाना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, तो लिबर्टी कहाँ गया, खत्म हो गया। फ्रेटर्निटी, आपसी आपसी जो है ना, आपसी जो भी भाईचारा है वो बना रहना चाहिए। ओके, ठीक है। सो ये सब हुआ। ये तो 2 क्वेश्चन आपके बहुत जो कॉमन क्वेश्चन है,
इंटरव्यू में भी पूछता है कि आप अगर लॉ लाना, अगर आप गवर्नमेंट हो, तो आप पीएम बन गए, तो आप क्या चीज़ का ध्यान रखोगे? तो यही सब का ध्यान रखना है भाई, कुछ अलग नहीं करना है, इसी का ध्यान रखना है, इसी का ध्यान रखना है। कोई भी लॉ बना रहे हो, आप एमपी हो, मिनिस्टर, तो क्या चीज़ का ध्यान रखो? तो इसका ध्यान रखूंगा मैं, जो ऑब्जेक्टिव है उसका ध्यान रखूंगा। सिंपल। और ये सब पता कैसे चल रहा है? हमारे प्रियम्बल से, हमारे प्रियम्बल से। इसमें सीधे लिखा हुआ है, ये सब पांचों जो टर्म बताया, सोवरेन वगैरह, इसका क्या उद्देश्य है? टू सिक्योर, जो टर्म है सोवरेन वगैरह वगैरह, जो नेचर है, उस नेचर का क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि सबको जस्टिस मिलेगा। टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड assuring the dignity of the individual, unity and integrity of the nation। प्रियम्बल बोल रहा है, सब प्रियम्बल बोल रहा है। प्रियम्बल एक एक चीज बताएगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इसलिए प्रियम्बल, आप पॉलिटी का स्टूडेंट हो या किसी भी स्टेट पीसीएस के स्टूडेंट, आप एसएससी क्यों नहीं दे रहे हो, आपको ये प्रियम्बल रट्टा होना चाहिए। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। नेचर आपको बता दिया कि सोवरेन सेक्युलर कौन सा है, जस्टिस बता दिया, ठीक है, कब अडॉप्ट हुआ था, नवंबर 1949, ये भी बता दिया, इसलिए याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। एक और चीज समझते हैं प्रियम्बल और क्या हमें बता सकता है। कुछ चीजें बताते हैं, टाइप्स बताते हैं। कि आपने बोल दिया जस्टिस, तो जस्टिस किस टाइप का जस्टिस, कौन सा जस्टिस मिलना चाहिए? जस्टिस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कौन सा जस्टिस मिलना चाहिए? सीधे सीधे क्लियरली आपको डिफाइन है। जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, इसमें पूरा निचोड़ आ गया। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, आर्थिक मामला हो, पॉलिटिकल मामला हो, ये समाज को स्थिति, वहां सभी फील्ड में जस्टिस मिलना चाहिए। तो बोल देगा कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस? थ्री टाइप्स। विच ऑफ देम? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ओके। सेकेंड आते हैं लिबर्टी। आपको लिबर्टी मिलना चाहिए, आपको आज़ादी मिलना चाहिए, आपको फ्रीडम मिलना चाहिए। क्या चीज़ का? लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीव, लिबर्टी ऑफ फेथ, आप फेथ जिसमें हो, बिलीव जिसमें हो, फेथ जिसमें हो। लिबर्टी ऑफ वर्शिप, पूजा करने का, भाई आप शिव जी का पूजा करो, हनुमान जी का करो, ये आपका मर्जी। फेथ आप किस में, बिलीव किस पे है? एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन जनरली स्पीच को माना जाएगा। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच के सेंस में लिया जाता है, बोलने का लिबर्टी, ठीक है। तो लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, थॉट, फेथ, बिलीव एंड वर्शिप। ओके। तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिबर्टी गिवन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फाइव टाइप्स, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इक्वालिटी देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी के बारे में कुछ बोला गया है। क्या चीज में इक्वालिटी मिलना चाहिए? इक्वालिटी इन स्टेटस, सम्मान में इक्वालिटी मिलना चाहिए, सभी को इक्वल इक्वल सम्मान मिलना चाहिए स्टेटस में। दूसरा अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी इन एवरी सेंस, एवरी फील्ड। अगर कोई स्कीम हो वहां अपॉर्चुनिटी मिले, या नहीं कि नहीं इसको नहीं मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। जॉब हो वहां आपको मिलना चाहिए अपॉर्चुनिटी। ओके। सो अगेन, ये सब कहाँ डिफाइन है, कहाँ कहाँ? प्रियम्बल। देखो आप, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप। ये कुछ अपने मन से नहीं डालना है, सब यहाँ पे लिखा हुआ है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड प्रोमोट एमंग ऑल दैम, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी वगैरह, ठीक। ये आपको सिर्फ प्रियम्बल मैंने डिफाइन किया, प्रियम्बल को मैंने डिकोड किया है। प्रियम्बल क्या, अब आपको प्रियम्बल याद करने में बहुत आसानी हो जाएगा विद द पीपल ऑफ इंडिया। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि आपसे अगर पूछ दिया जाए सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जिसे मैं बता दूं आपको, सिंपल है। क्वेश्चन आता है बी स्टेट पीसीएस में या एसएससी में, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या होगा सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? वी मीन्स पीपल, मतलब हम लोग, नागरिक। सबसे पहला लाइन यही है, पहला लाइन यह है, वी द पीपल ऑफ इंडिया।
हम भारत के लोग, मतलब सोल पावर कहाँ से मिल रहा है? हम मतलब पूरा सिटीजन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पावर मिलता है सिटीजन से, पीपल से। तो आपको ये भी बोला जाता है कि इंडिया में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, खासकर इंडिया में, सबसे पावरफुल कौन होता है? पीपल। कि गवर्नमेंट भी पीपल के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सबसे पावरफुल कौन होता है? पीपल। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, आप बोलेंगे कहने के लिए बातें हैं। ठीक है, इसको पढ़ेंगे चैलेंजेस, जब उस टॉपिक में आएगा तो फिर पढ़ेंगे इसके चैलेंजेस। पीपल तो है, सोल पावर पीपल है, लेकिन लीडर इसको एंजॉय कर रहा है, इस पावर को। ठीक है, जो भी हो क्रिटिसिज्म करेंगे। अभी ये जितना भी था, क्या था? बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पूरा हमने कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड समझा है। ठीक, अभी अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? ये सब कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड, नेचर वगैरह, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। ओके। ओके, किसने क्या कहा है? जैसे और भी बहुत सारे हैं जिसने कमेंट किया है, आप देख लेना। जैसे के एम मुंशी होंगे, के एम मुंशी, इन्होंने कमेंट किया है प्रियम्बल पर। प्रियम्बल इज ए पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। ठीक। सो ये सब तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। शायद हमने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी शायद पढ़ लिया है। हाँ, पार्ट है कि नहीं है, जजमेंट के थ्रू हमने समझा है। प्रियम्बल पार्ट है, ऑफकोर्स पार्ट है। पार्ट होने के क्या क्या फायदे नुकसान हो सकते हैं, पार्ट नहीं होने के क्या नुकसान हो सकता है, पार्ट होने का क्या फायदा हो सकता है, ये हमने समझा है। किसकी जजमेंट द्वारा पार्ट को डिक्लेयर किया गया कि हाँ पार्ट है भाई प्रियम्बल का। 42nd अमेंडमेंट द्वारा क्या क्या वर्ड ऐड किया गया था, ऐड करने से क्या प्रभाव पड़ा। ठीक, नेचर समझ लिया, ऑब्जेक्टिव समझ लिया। अब आगे अब डिटेलिंग करेंगे पूरा। अब डिटेल पे चलते हैं। तो पहला टर्म समझते हैं, सोवरेन। सोवरेन, जैसे पेन मुझे चेंज करने दो आप। जैसे आप सोवरेन का, जब मैं इंट्रो बता रहा था पहला क्लास में, फर्स्ट क्लास में जब इंट्रो बता रहा, जब मैं इसको डिफाइन भी किया था, लेकिन फिर दोबारा कर देता हूँ। तो सोवरेन क्या होता है? सोवरेन मतलब नो अपर, नो अपर बॉडी फ्रॉम डैट। सिंपल बात है। मैं बोलूँ कि मैं सोवरेन हूँ, मैं बोलूँ कि सोवरेन हूँ, यानी मेरे से ऊपर कोई नहीं। ऊपर मतलब लेवल में ऊपर, सर के ऊपर बैठना नहीं। ओके। सो मैं बोलूँ मेरे से ऊपर कोई नहीं है, यानी मैं किसी का अंडर नहीं हूँ। मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ अपने विल पावर से, अपने विल पावर से जो चाहूँ कर सकता हूँ। इसका मतलब हुआ कि मैं सोवरेन हूँ। हिंदी में बोलते हैं इसको, आई थिंक, संप्रभुता। संप्रभुता, ऐसे करके कुछ बोलते हैं। ठीक। तो सोवरेन मतलब हो गया कि उससे ऊपर कोई ना हो। तो बोला जाता है इंडिया सोवरेन है, इसका मतलब है इंडिया से ऊपर कोई नहीं है। इंडिया से ऊपर कोई नहीं है। इंडिया इज सोल पावर। इंडिया is sole power to do anything within its territory or in foreign affair। मतलब कि अपने कंट्री में जो चाहे डिसीजन ले सकता है इंडिया, अपने कंट्री के बेनिफिट के लिए। और फॉरेन अफेयर मतलब दूसरे कंट्री से मुझे कैसे संबंध रखना है, फ्रेंड बनाना है, इनेमी बनाना है, इंडिया का खुद का सोल पावर है डिसाइड करने के लिए। सो इंडिया इज फ्री टू कंडक्ट इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल रिलेशन। समझे आप? सोवरेन लग गया, यानी वो सबसे सुप्रीम पावर है, उसके ऊपर कोई नहीं है। अगर ये बोला जाए क्या इंडिया 1947 से पहले सोवरेन था? नो, नहीं था। किसी कंट्रोल में था? ब्रिटिश के था, मुगल के था, दिल्ली सल्तनत था, दूसरे दूसरे कंट्रोल में था। ठीक। तो सोवरेन सिंपली मतलब है द सोल पावर, द इंडिपेंडेंट बॉडी, इंडिपेंडेंट स्टेट बॉडी, इंडिपेंडेंट कंट्री। ठीक, वो अपना कोई भी इकोनॉमिक अफेयर हो, पॉलिटिकल अफेयर हो, वो अपना डिसाइड कर सकता है।
तो तब आप डेफिनेशन समझ गए। तब क्वेश्चन ये आता है, क्या कुछ चैलेंजेस भी है? क्या इंडिया के सामने इंडिया की सोवरेनिटी पर खतरा भी है क्या? इंडिया के पावर पर खतरा है क्या? उसी को बोलते हैं चैलेंजेस। चैलेंजेस टू सोवरेन पावर ऑफ इंडिया। हालांकि सोवरेन लग गया तो पावर का मतलब वही हो गया, ऑफ इंडिया। क्या इंडिया के सोवरेनिटी को कोई खतरा है? समझते हैं पहला चीज, कि जो उसके व्यक्तित्व पर, जो उसके इंडिपेंडेंस को खतरा पहुंचा सकता है। तो पहला क्या चीज हो सकता है? आपको दिमाग में आ रहा होगा, चाइना। पहला क्या है? चाइना। चाइना क्यों है भाई? चाइना का एक सीपेक, अपने आप पढ़ोगे, जो न्यू बच्चे हैं वो समझ नहीं आएगा। इसका फुल फॉर्म होता है चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाक मतलब पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो पास हो रहा है पीओके के थ्रू। जैसे मान लेते हैं अपना पीओके है, यहाँ से एक रोड जा रहा है। चाइना यहाँ पे, चाइना से होते हुए एक पाकिस्तान को होते हुए एक रोड जा रहा है, जो अपना ट्रांसपोर्ट वगैरह सब के लिए यूज करेगा चाइना अपना। तो यहाँ पर खतरा क्या है कि भाई तो हमारा पार्ट था, चाइना कैसे अपने रोड ले गया? तो पहला खतरा सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, कि हमारे टेरिटरी में बिना मेरे से परमिशन लिए आपने रोड बना दिया। तो पहला खतरा है, यानी चैलेंजेस ये हो गया। पहला चैलेंज क्लियर, कि भाई सीपेक रोड चैलेंज है कि बिना परमिशन के आप पीओके पर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये चाइना ऑक्युपाइड इंडिया, जो उसके थ्रू से आप रोड ले जा रहे हैं, लेकिन रियल में तो हमारा है, हमने क्लेम किया है। अब दूसरा खतरा क्या है? दूसरा खतरा है, एक कंसेप्ट आपने सुना होगा, जिससे मैं इंडिया का मैप बना रहा हूँ। जिससे आप थोड़ा सा मुझे पेज लेने दो। ये रहा अपना इंडिया का मैप। ठीक है। एक आता है स्ट्रिंग ऑफ पियर्स, स्ट्रिंग ऑफ प्रियल्स। सॉरी, मैं क्या बोल रहा था? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, PAR पर्ल, मतलब पियर्स पर्ल, जो भी प्रोनाउंसिएशन हो आप देख लेना। पर्ल मतलब मोती होता है जनरली, मतलब मोतियों का माला। मोतियों को माला बोलो या मोतियों की रस्सी बोलो, जो भी बोलो, इसका मतलब ये था ना कि इंडिया के चारों तरफ, इंडिया के चारों तरफ चाइना अपना नेवल बेस बोलो या शिप, कोई ऐसे यूनिट ले रहा है, जैसे पोर्ट ले रहा है, जैसे यहाँ पे आपको है श्रीलंका, यहाँ पे एक पोर्ट ले रखा है। पाकिस्तान के पास एक पोर्ट ले रखा है। बांग्लादेश यहाँ पे आ जाएगा आपको, यहाँ बांग्लादेश आ जाएगा, यहाँ पोर्ट ले रखा है। यहाँ म्यांमार आ जाएगा, यहाँ पोर्ट ले रखा है। पोर्ट मतलब पोर्ट लेना, एक जगह लेना। अब उसका उपयोग बोलता तो है कि इकोनॉमिक्स पर्पस के लिए, लेकिन किस सेंस के लिए उपयोग कर रहा है वही जान रहा है ना, कुछ भी कर सकता है। अब सोचो, यहाँ पर उसके पास एक पोर्ट है, यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ पर पोर्ट है, यहाँ से अटैक करना कितना आसान हो जाएगा। ठीक, ठीक, यहाँ पे एक पोर्ट लिया रखा है, ले रखा है। अब सोचो, यहाँ पर अपना जैसे वार के टाइम हुआ, ये तो सिपेक रोड उसका है ही, यहाँ से हम अपना हथियार रख दें, यहाँ से अटैक कर देगा। यहाँ पे है ही, यहाँ से यहाँ अटैक कर देगा। फिर यहाँ से नजदीक पड़ेगा, अटैक कर देगा। यहाँ पे म्यांमार के पास है, यहाँ से अटैक कर देगा। आप बस इमेजिन करो कितना नजदीक आके बैठा हुआ है। हम्बन टोटा यहाँ पे है, यहाँ पे आपका सितवे पोर्ट हो गया म्यांमार के पास। बांग्लादेश दे दिया चिटोंग पोर्ट, पाकिस्तान के यहाँ ग्वादर पोर्ट। तो इतना नजदीक आकर बैठा है, इसको कनेक्ट करो, आप ऐसे कनेक्ट करो ऐसे। एक आप पर्ल का आपका एक माला जैसे दिखेगा, ये पोर्ट हो गया। अब देखो, यहाँ से यहाँ कैप्चर किया, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, एक माले के जैसे दिख रहा है, मतलब सेंस दिया गया, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल।
मोतियों को माला जैसे पोर्ट ले रखा है, अब कुछ भी यूटिलाइज कर सकता है, उसका मर्जी। मतलब हम, चाइना हमारे इतना अगेंस्ट रहता है, उससे हम घिर चुके हैं, उसके अगेंस्ट जाएंगे अटैक चारों तरफ से हो जाएगा, हम हार सकते हैं। पहला, दूसरा चैलेंजेस हमारे सोवरेनिटी को, दूसरा चैलेंज ये हो गया। और क्या चैलेंज हो सकता है? हमारे संप्रभुता को, सोवरेन जो हमारे सोल पावर को क्या चैलेंज हो सकता है? इंटीग्रिटी को क्या चैलेंज हो सकता है? कि टेरर एक्टिविटी, दूसरी चैलेंज है टेरर एक्टिविटी। टेरर एक्टिविटी क्या है? पे आप पीओके में देखो, चाहे पाकिस्तान में देखो, सॉरी, पाकिस्तान से जो भी आते हैं कश्मीर में, भाई हमले कर रहा है। जब कोई हम पे हमला कर दे रहा है तो हम सोल पावर कहाँ रह गए? हमारे सोवरेनिटी को खतरा हो रहा है ना, कोई अटैक कर दे रहा है कंट्री पर, सो तो हमें पावर खतरा हो रहा है। तो टेरर एक्टिविटी, ये चैलेंजेज है। आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट में बहुत सारे ऐसे टेरर ग्रुप एक्टिव है। आपने रेड कॉरिडोर का भी नाम सुना होगा, जिसको, हाँ, उसको बोलते हैं, सॉरी मेरा नाम दिमाग पर भी नहीं आ रहा है, उसको बोलते बोलते हैं नक्सलिज्म, नक्सल माविस्ट बोलते हैं। तो जो नक्सल है, वो क्या कर रहा है? हमारे जो सोवरेन पावर को, हमारे सोवरेनिटी को खतरा पहुंचा रहा है, संप्रभुता को खतरा पहुंचा रहा है, ये चैलेंजेस हो गया। और क्या मॉडर्न जमाने का क्या चैलेंज है? साइबर अटैक। बार बार हमारे पास साइबर अटैक के द्वारा हमारे इकोनॉमी को डाउन किया जा रहा है, तो हमारे कंट्री पर अटैक हो रहा है, साइबर अटैक, साइबर फ्रॉड। ओके। जिससे कुछ जैसे अभी मैं बोला कि और सभी कुछ कुछ हिडन फॉरेन पावर है जो हमारे नेशन को तोड़ना चाह रहा है, हमारे पावर को तोड़ना चाह रहा है। ओके, तो ये सब जो है चैलेंजेस हो गए। ये सब क्या हो गए? चैलेंजेस हो गए हमारे सोवरेन पावर को, सोवरेनिटी को, डिफिनीशन हो गया, चैलेंज हो गया। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सिंपली बात है, सॉल्यूशन क्या होगा? जो प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन हो गया। पहला प्रॉब्लम क्या था? जो सॉल्यूशन, वे फॉरवर्ड, चाइना सबसे ले रहा है तो हम चाइना का पैरेलल अपना पोर्ट लेंगे, हम भी श्रीलंका में अपना पोर्ट लेंगे, हम भी बांग्लादेश में अपना पोर्ट लेंगे चाइना का पैरेलल, म्यांमार में पोर्ट लेंगे। पाकिस्तान में तो लेना संभव नहीं है, तो ईरान में ले लेंगे, ईरान पास में है। आप कमेंट बताओ, ईरान के पास कौन सा पोर्ट है? चबाहार पोर्ट। लेंगे या ले चुके हैं। तो चाइना को काउंटर करेंगे, पहला सोल्यूशन। चाइना काउंटर की पैरेलल पोर्ट ले लिया हम भी, अगर वैसे वार टाइम सिचुएशन क्रिएट होता है तो हम भी पैरेलल। सो पहला सोल्यूशन मिल गया कि हम भी पैरेलल पोर्ट लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? नेक्स्ट सोल्यूशन क्या होगा? प्रॉब्लम क्या था? जो, सॉरी, सीपेक रोड, पहला सोल्यूशन हमारा था इसका, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के। सो जो मेरा सॉल्यूशन था, पहला ये सॉल्यूशन में जो दिया था, मैं सॉल्यूशन दिया था, ये दूसरा का सॉल्यूशन था, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का। ठीक है, कि इसके सामने सामने हम भी अपना पोर्ट ले रहा है, इसके सामने देखा जाए, इसके सामने हम भी अपना पोर्ट लेंगे, पोर्ट यहाँ पे ईरान के पास पोर्ट ले लेंगे, इसके बगल में पोर्ट लेंगे, बांग्लादेश में पोर्ट ले लेंगे, श्रीलंका का पास पोर्ट ले लेंगे। तो यार, दूसरा का सॉल्यूशन ये था, ये दूसरा का सॉल्यूशन था। ठीक। अब फिर आते हैं, चाइना का सीपे का सॉल्यूशन क्या होगा? हम भी अपना इंटरनेशनल रोड बनाएंगे। क्या रोड बनाएंगे? जैसे हमने G20 में एक रोड पास किए थे, किसको याद है G20 में हमने क्या प्रपोज किया था दिल्ली डिक्लेरेशन में? नाम क्या था? इंडिया, इंडिया मिडिल ईस्ट, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक, इकोनॉमिक कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये हमने प्रपोज किया था, जो इंडिया से कैसे जाएगा? क्या रूट होगा? जैसे रूट होगा यूएई, इंडिया से पहुंचेंगे हम यूएई, यूएई से जाएंगे सऊदी अरब,
फिर सऊदी अरब से इजराइल, फिर इजराइल से इटली, मतलब इंडिया टू यूरोप, इंडिया से यूरोप में इंटर करने का ये रूट तैयार किया था G20 में। एक काउंटर हो गया, और सब भी रूट चल रहा है। इंडिया, ईरान से रसिया। अब बताना इस रूट का क्या नाम है, अब सोच के बताओ। उसका नाम है INSTC, नाम है इंटरनेशनल नॉर्थ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। आप सर्च कर लेना, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ, अच्छा नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये जो आपको इंडिया, ईरान, रसिया डायरेक्ट कनेक्ट करता है। तो यह काउंटर हो जाएगा। जो इंडिया ने ज्वाइन किया, इंडिया ने इसमें अपना सहमति दिया है। G20 में खुद का प्रपोज किया कि हम ये कॉरिडोर करेंगे। जो काउंटर दे सकता है, चाइना काउंटर दे सकता है। ओके। फिर सेकेंड प्रॉब्लम क्या था, टेरर एक्टिविटी। अभी हम बहुत सारे जम्मू कश्मीर को लेकर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हम अपना आवाज़ उठा रहे हैं। अब इंडिया ने अभी जस्ट पाक पर अटैक किया था, टेररिस्ट के जवाब देने में एक बहुत सॉलिड एग्जांपल सेट हो सकता है कि हम अब शांत नहीं रहेंगे, हम जवाब देंगे, जिसमें एक डर फियर पैदा होगा पाकिस्तान के अंदर, जो टेररिज्म को प्रमोट नहीं करेगा। साइबर अटैक, हम अपना सुपर कंप्यूटर बनाएंगे, हम अपना लॉ स्ट्रॉन्ग करेंगे जो साइबर अटैक को रोक सके। अपना टीम बनाएंगे साइबर अटैक को रोकने के लिए, अपना टीम बनाएंगे जो साइबर अटैक, स्पेशल साइबर अटैक को प्रोटेक्ट करेगा। ओके। अवेयरनेस फैलाएंगे, बताएंगे भाई आप लिंक पर टच नहीं करो, लिंक को खोलो मत, आप सोशल मीडिया पर सोच समझ के फोटो पोस्ट करो। अवेयरनेस फैलाएंगे। ठीक, तो ये सब एक सॉल्यूशन हो गया जितना भी हुआ। तो मेंस में ऐसे ही आता है, मेंस में आ जाएगा व्हाट इज रिसेंट challenges among the sovereignty of इंडिया। पहले सोवरेन डिफाइन कर दिए, फिर चैलेंजेस बता दिए, फिर वे फॉरवर्ड बता दिए, फिर कंक्लूजन बता दिए। सो हमने एक सोवरेन में पूरा एक मेंस लेवल तक डिस्कस कर लिया। डिफिनीशन, चैलेंजेस, सॉल्यूशन, टोटल एक मेंस लेवल का डिस्कशन हो गया। अब आप आराम से आप अपना आप लिख सकते हो मेंस के आंसर। नोट्स का इसमें कोई जरूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी में देख लेना, पढ़ लेना, मैं समझा दिया, समझ में आ गया, एक वजह का जस्ट थ्रो रीडिंग कर लेना है। एनसीईआरटी या लक्ष्मीकांत में आप लक्ष्मीकांत में ज़्यादा डिटेल नहीं दिया है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एनसीईआरटी पढ़ो, 11 12 का एनसीईआरटी पढ़ लो या अदर बुक पढ़ लो। लक्ष्मीकांत में सोबरन उतना हाई डिफाइन नहीं किया, डिटेलिंग नहीं किया, सैलो नॉलेज दे दिया। ठीक, तो एक आपका प्रॉपर हो गया। अब आगे का जितना कीवर्ड है, ये तो हमारा प्रियम्बल का पहला कीवर्ड है। अब आ गया सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, अभी 4 कीवर्ड और है। सो ये आज क्लास हम यहीं एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये आपका कुछ फैक्चुअल पॉइंट है जो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जब प्रियम्बल चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा तब आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके। ये फैक्चुअल, बहुत सारे फैक्चुअल है जिसे कुछ मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। जिसे बी आर अम्बेडकर ने, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सोल बोला था प्रियम्बल को, लेकिन बी आर अम्बेडकर ने सोल बोला आर्टिकल 32 को। के एम मुंशी पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, सुभाष कश्यप ने क्या कहा है प्रियम्बल के बारे में, सब डिटेलिंग है। ओके। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय।